गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध IAS में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल के ही वीडियो को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए थे। तो कल हमने पढ़ा था UNFCCC के बारे में। UNFCCC में कॉप के अंतर्गत हर साल बैठक चल रही थी। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कॉप थर्ड के अंतर्गत 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या पहचान की गई, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों की पहचान की गई और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए देशों के बीच में समझौता हुआ और ये आज तक एग्ज़ाम में पूछते हुए आ रहा है। उसी कॉप 3 से आगे बढ़ते हुए हमने कॉप 4, कॉप 5, कॉप 6, 7, 8 तक हमने देखा था। तो हर साल कुछ ज़्यादा होता नहीं था, केवल बैठक आयोजित कर ली जाती थी, फॉर्मेलिटी निभा दी जाती थी, इसके बाद फिर ऐसे ही नॉर्मल हो जाता था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कॉन्फ्रेंस को अभी तक कितने कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं एक समरी के तौर पे हम देखेंगे। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको माइंड में ये सेट करके चलना है कि विश्व समुदाय इस पृथ्वी को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप या कदम उठा रही है। तो आइए, हमने कल कॉप 8 के बारे में देखा था जो भारत में हुआ था 2002 में, ये याद रखना है। तो कॉप 9 से आज हम शुरुआत करते हैं। कॉप 9 इसकी शुरुआत होती है, इसकी बैठक होती है 2003 में। कहाँ? मिलान, इटली में है। तो इसमें कुछ खास होता नहीं है, और ख़ास जब होता नहीं है तो इसको हमें याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो मान के चलिए तो कॉप 9 में हमने देखा 2003 में हुआ, मिलान इटली में हुआ। इसमें कुछ खास हुआ नहीं, तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉप 10 हुआ, इसका आयोजन 2004 में किया गया। कहाँ? ब्यूनस आयर्स में। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। इसमें भी कुछ खास रणनीतियाँ नहीं बनी, सिर्फ उसी पे चर्चा हुआ क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कि कैसे लागू किया जाए, यही सब बातें होती रही। फिर कॉप 11 हुआ 2005 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इस साल से ही 2005 से ही क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। इसके बाद कॉप 12 2006 में हुआ, नैरोबी, केन्या। इसमें भी कुछ खास नहीं किया गया, तो ऐसे ही ये पार हो गया। कॉप 13 2007 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ। कोई ज़्यादा इसमें हुआ नहीं, इसमें तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद कॉप 14 2008 में हुआ, पोजान, पोलैंड में। कुछ खास नहीं हुआ, देशों के लोग आए, बैठे और नाश्ता पानी किए और चले गए। कॉप 15 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ। इसमें भी कुछ खास कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए इसमें हमें कुछ याद करने के लिए है नहीं। इसके बाद कॉप 15 तो हो गया। कॉप 16 2010 में हुआ, कानकून। कानकून कहाँ है? ये मैक्सिको में है। मैक्सिको में है, तो इसमें एक बहुत बड़ा काम किया गया। इसमें एक बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ये तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी वर्क करना है, काम करना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि विकसित देश इस फंड में पैसा डालेंगे और गरीब देश या विकासशील देश के पास ये पैसा पहुंचेगा, उससे वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो। तो उसके लिए ये फंड बनाया गया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद कॉप 17 हुआ 2011 में, डरबन में, साउथ अफ्रीका। इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ, बस ऐसे ही चर्चा हुई और चर्चा हो करके फिर सब लोग चले गए बस। इसके बाद कॉप 18 2012 में दोहा, कतर में हुआ। कोई खास कुछ नहीं नया चीज़ निकला, तो ये ऐसे ही हो गया।
कॉप 19 2013 में वारसा पोलैंड में हुआ, कुछ खास नहीं निकला, हो गया। कॉप 20 2014 में हुआ, लीमा पेरू में है, लेकिन कुछ खास इसमें से निकला नहीं, ऐसे ही हो गया। इसके बाद जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कॉप 21। कॉप 21 2015 में होती है पेरिस फ्रांस में, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से ये मशहूर हो गया और इससे कई बार एग्ज़ाम पूछ चुका है। इसमें दो चीज़ें किया गया और बहुत इम्पोर्टेंट किया गया। ये इसमें एग्रीमेंट ये किया गया कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है। जो जो देश इस पर सिग्नेचर करेंगे उन सारे देशों को 2030 तक अपने यहाँ 30% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। दूसरा ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देश को $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। और ये कब से देना था? 2020 से देना था। यानी कि 2015 में ये पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है और 2020 से ये फंड पैसा देने की बात हुई थी। और इसी को देखते हुए अमेरिका पिछले साल इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। उसने ये आरोप लगाया कि यह भेदभाव आधारित है। भेदभाव कैसे है कि अमेरिका को देना था विकासशील देशों को पैसा, जैसे अमेरिका देता भारत को पैसा, तो अब इसके अखर रहा है अमेरिका को कि हम कैसे विकासशील देशों को पैसा दे दें। तो गरीब देशों के पास तो टेक्नोलॉजी वो है नहीं कि उससे वो अपना स्वच्छ ईंधन प्राप्त कर सके। विकसित देशों के पास तो नई नई टेक्नोलॉजियाँ हैं जिसके कारण वो अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर सकता है, लेकिन गरीब देशों के पास तो है नहीं। तो यही इसमें ये कहा गया कि जितने भी हमारे देश में कल कारखाने चल रहे हैं, कोयला आधारित उद्योग है, इन सबको ख़त्म कर देंगे और स्वच्छ ईंधन लाएंगे तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसके बाद भारत सरकार ने ये सोचा कि अगले 2030 तक हम कैसे अपना कार्बन उत्सर्जन कम करें। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भारत सरकार को कि जितने भी कोयला आधारित संयंत्र हैं उन सबको बंद करना होगा। जितने भी डीजल आधारित उद्योग धंधे हैं या वाहन हैं उन सबको बंद करना होगा, तब जाकर ये कैटेगरी पूरा हो सकता है। और ये इतना जल्दी भारत के पास संसाधन है नहीं कि वो ख़त्म कर सके। तब जाकर के भारत और फ्रांस ने मिल करके एक अलायंस का निर्माण किया, उसका नाम दिया गया सोलर अलायंस का नाम दिया गया। और इसकी भी स्थापना होती है 2015 नवंबर 2015 में सोलर अलायंस नाम दिया जाता है, यानी कि सौर गठबंधन। और इसमें यह कहा गया कि जो भी विश्व के देश इसमें शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें अपने यहाँ सोलर से बिजली प्राप्त करनी होगी, यानी कि हमें पारंपरिक ईंधन पर निर्भर न रह करके सोलर एनर्जी पर निर्भर रहना है। इस तरह से हम इस 30% को कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं अपने देश में। तो भारत और फ्रांस ने मिल करके सोलर अलायंस का गठन किया 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और पहला इसका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया नई दिल्ली में 2018 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कॉन्फ्रेंस सोलर अलायंस का 2018 में भारत इसका आयोजन किया गया 2018 में। इस तरह से पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें बहुत ही याद रखना है। इससे संबंधित 2016 में सवाल आ चुके हैं सिविल सर्विस में, तो ये अभी आने ही वाला है और ये एग्ज़ाम में आते ही रहेगा। सोलर अलायंस से भी बहुत सारे देश अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम सोलर एनर्जी से 175 गीगावाट बिजली हम पैदा करेंगे। इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा रही है, ये सब याद रखना है आपको। तो आज हमने देखा कॉप 21 के बारे में, इसी में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद कॉप 22 2016 में हुआ, मराकेश में हुआ, मोरक्को में। कोई खास नहीं हुआ इस पर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ताएं हुई, बातचीत हुई,
लेकिन ये ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाया इसमें। इसके बाद COP 23 हुआ 2017 में, बॉन जर्मनी में हुआ, लेकिन इसमें भी कुछ खास नहीं हो पाया। इसके बाद COP 24 2018 में हुआ, कोटोवाइस पोलैंड में हुआ। ये सब कुछ नहीं हुआ खास करके, तो ये सब याद रखना है। COP 25 2019 में हुआ, मैड्रिड स्पेन में हुआ, पिछले साल हुआ है। तो 2020 के कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगला COP 26 2020 में ग्लासगो इंग्लैंड में प्रस्तावित है। हर साल ये दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है, तो ये प्रस्तावित है। इस तरह से एक काम हमने अभी पूरा किया है, UNFCCC का केवल हमने काम पूरा किया है। अभी ये हमारा ये पहला सेगमेंट हुआ है। दूसरा हमें ये पढ़ना है CBD के बारे में। UN जब अर्थ सबमिट हुआ तो 4 चीज़ें निकल करके आई थी, जिसमें एक पहला था UNFCCC था, दूसरा था बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके लिए CBD आया था। तो हम अगले क्लास में CBD के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए पूरा विश्व समुदाय क्या क्या कदम उठा रही है। तो हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखिए, मज़े लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।